नमस्कार, मैं रविश कुमार। नौकरी का सपना क्या होता है, हम इस सवाल को अपने नजरिए से नहीं देख सकते। हर व्यक्ति अपना सपना लेकर घूमता है। जो सेना में जवान बनने का सपना देखते हैं, आप उन्हें नहीं कह सकते कि पकौड़ा बेचने का सपना देखो। कोई इंजीनियर बनने का सपना देखता है तो कोई नेता बनने का। राजस्थान के सीकर के सुरेश भिंचर का सपना है सेना में भर्ती होना। इसके लिए वे हर दिन दौड़ते हैं। कोविड के कारण भारतीय सेना में 2 साल से भर्ती स्थगित है। भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर सुरेश भिंचर राजस्थान के सीकर से दिल्ली तक दौड़ कर आ गए। इस गर्मी में 300-350 किलोमीटर दौड़कर दिल्ली आने का इरादा कोई सामान्य नहीं है। 29 मार्च की रात 9 बजे से दौड़ शुरू की और 2 अप्रैल की शाम 6 बजे दिल्ली आ गए। देश के लाखों नौजवान इसी तरह अपने अपने गांव में सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ते रहते हैं। इनका सपना है सेना में भर्ती होना, और यह सपना इतना हल्का होता तो यह नौजवान 300-350 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगाता। क्या आप मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र से कह सकते हैं कि डॉक्टर की सीटें कम हैं, डॉक्टर बनने का सपना मत देखो? तो फिर इन नौजवानों से भी नहीं कह सकते कि सरकार कितने लोगों को भर्ती कर सकती है या नौकरियां दे सकती हैं, कुछ और कर लो। अट्ठाईस मार्च को राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा के पूछे सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि सेना में गैर अधिकारी वर्ग के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। नौसेना में 11,000 से अधिक पद खाली हैं। सेना में अफसरों के भी 8,000 से अधिक पद खाली हैं। भर्ती के लिए होने वाली रैलियों का नंबर बता रहा है कि सेना में भर्ती धीरे धीरे कम होती जा रही है। 2017-18 में 106 रैलियां हुई, 2018-19 में 92, 2019-20 में 95, 2020-21 में 47, 2021-22 में 4। सरकार कहती है कि रैलियां रद्द नहीं हुई हैं, बल्कि कोविड के कारण स्थगित की गई हैं। 2 साल से सेना में भर्ती स्थगित होने का नतीजा यह हो रहा है कि लाखों छात्र ओवर एज हो गए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है कि राजस्थान के सीकर और झुंझुनू में तैयारी करने वाले 1 लाख से अधिक छात्र ओवर एज हो गए। अब वे दोबारा भर्ती उनकी नहीं हो सकती। इन्हें मौका तभी मिलेगा जब सेना अपने नियमों में बदलाव करे, अन्यथा इनके सपने बर्बाद हो जाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। इन्हीं सब मांगों को लेकर सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले छात्र जंतर मंतर पर जमा हुए। छात्रों की मांग है कि भर्ती फिर से शुरू हो और कोविड के कारण जो छात्र ओवर एज हुए हैं उन्हें एक और मौका मिले। यूपी चुनाव के समय भी यह मुद्दा उठा था। तब बीजेपी के सांसद संजीव बालियान ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा था कि भर्ती जल्दी शुरू हो और उम्र की समस्या का समाधान किया जाए। कोविड के दौरान लाखों लोगों को जुटाकर रैलियां होती रहीं, चुनाव होते रहे, मगर भारतीय सेना भर्ती नहीं कर सकी। क्या यह कम गंभीर बात है कि भर्ती स्थगित होने से इन नौजवानों की उम्र सीमा समाप्त हो गई? क्या यह नौजवानों की गलती थी? जिस तरह से चुनाव हुए, क्या दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था कि सेना इनकी भर्ती कर लेती? सर 2 साल हो गए, 2 साल में बच्चों की एज बीत गई सर, और प्लस हमारा एग्जाम नहीं हो रहा सर जी। एग्जाम नहीं हो रहा, कम से कम डेट तो बता देते। हम ना कोई काम कर पा रहे हैं, ना कोई। हमारे घर वाले सर जी गरीब घर से, ऐसा नहीं है कि अमीर घर से कोई दिक्कत नहीं, 2 साल तक टिक जाएंगे। तो बात ये सर जी, कम से कम डेट तो बता दे। और ये सर कुछ नहीं बता रहे कोरोना रीजन, कोरोना। ये बताओ, एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं, नीट के हो रहे हैं, जेईई के, पुलिस के हो रहे हैं, एसआई के हो रहे हैं, और फिर सर आर्मी और आर्मी में कितने बच्चे होते हैं? 3500 एक सेंटर पे बैठते हैं। सब डबल वैक्सीनेशन है, डबल वैक्सीन आराम से सर गैपिंग के साथ बैठ के एग्जाम हो सकता है, लेकिन नहीं करवा रहे सर। घर वाले कब तक पैसे दे? घर वाले कर्जे पे लेकर पैसे तब पढ़ा रहे हमें। सरकार हमारी सुनती नहीं है मांगे। चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा, भर्ती में कोरोना फैलता है, हमारे में कोरोना फैल जाता है हमारी बारी में। कब तक हम वेट करेंगे? धीरे धीरे 2 साल तो मेरी पैसे निकल गई भर्ती के चक्कर में, 1-2 साल और रह रही है, वो भी निकल जाएंगे धीरे धीरे। तुम्हारा इलेक्शन था, तुमने एक पर्टिकुलर दे दी, उस दिन को तुमने इलेक्शन करा दिया, उस टाइम कोरोना नहीं था। लेकिन हमारी जैसी भर्ती आई, उस टाइम इलेक्शन आ चुका है, उस टाइम कोरोना आ गया है। कब तक युवा परेशान रहेंगे? कब तक युवा परेशान रहेंगे?
ऐसे बोलते हैं तुम बेरोजगार हो, अपना बिजनेस करो। अरे हम देश सेवा तो करने जा रहे हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। अगर पैसा होता हमें तो हम कहीं भी काम कर लेते हैं। हमें पैसे का फ्रेम नहीं चाहिए, हमें बस वर्दी चाहिए चीज़ें वाली। सर फैमिली बैकग्राउंड में किसान का ही बेटा हूँ और मैं पिछले 3-4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने स्पोर्ट्स कोटे से सेंटर की भर्ती देखी थी, मैंने 2 भर्ती देख चुकी, दोनों में मैं ग्राउंड फिट हूँ। फिजिकल, मेडिकल, ट्रायल सारी चीज़ क्लियर है, लेकिन मेरे दोनों का ही एग्ज़ाम नहीं हुआ। बार हर महीने नई डेट दी जाती है और ऐसे ही टाल दी जाती है कोरोना का एक बहाना लेके। लेकिन उसी कोरोना में इनके चुनाव भी हो रहे हैं, इनकी रैलियाँ भी हो रही है, लेकिन चुनाव रैली हो रही है, चुनाव सभा हो रही है, लेकिन आर्मी की रैली भर्ती नहीं हो रही, आर्मी का पेपर नहीं हो रहा। मेरा नाम है संजीव कुमार सर, मैं बिहार पटना से हूँ सर। संजीव कुमार जी, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, एसएससी सीजीएल की मैं तैयारी करती हूँ। दिक्कत ये 1-2 साल जो कोविड की वजह से नुकसान हुआ है, 2 साल हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, हमारे घर में भी कोविड हो रखा था, लोगों को हो रखा था, हम लोग भी डिस्टर्ब थे, हमारी प्रिपरेशन स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार हमें 2 साल की कंपलसेटरी रिलीफ दे, कंपलसेटरी अटेम्प्ट दे। हम इसके रिगार्डिंग मुखर्जी नगर में भी बैठे हुए हैं, मुखर्जी नगर में पुलिस चौकी के पास, बत्रा सिनेमा के पास बैठे हुए हैं, और आज यहाँ भी हम लोग आए हैं धरना करने के लिए। मतलब यहाँ पे कभी इधर कभी वहाँ करते रहेंगे हम लोग। हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी डिमांड को पूरी करे। सवाल यह भी है कि क्या सरकार के पास आर्थिक क्षमता बची है कि वह इन भर्तियों को पूरी करे, सैलरी दे? आखिर क्यों भर्तियों को लेकर इस तरह के हालात बने हुए हैं? अभी भी कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, मगर छात्रों के आरोप हैं कि महीनों से नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा। पिछले साल इन्हीं महीनों में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे थे, तब महंगाई के सपोर्टरों ने विरोध करने वालों के छक्के छुड़ा दिए थे। बेरोजगार युवाओं को महंगाई के इन्हीं सपोर्टरों के पास जाना चाहिए, उनसे समझ लेना चाहिए कि क्यों बेरोजगारी देश के लिए जरूरी है, फिर वे कभी भी रोजगार की मांग के लिए प्रदर्शन नहीं करेंगे। देखते देखते फिर से भारत के कई राज्यों में पेट्रोल 115 रुपए लीटर और 117 रुपए लीटर से अधिक मिलने लगा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पेट्रोल 121 रुपए 14 पैसे लीटर है, आज भी 80 पैसे महंगा हो गया। सीएनजी भी पिछले 6 महीने में 37% महंगी हो चुकी है। 70 रुपए लीटर होने पर आपा खो देने वाली जनता अब उस अतीत से दूर निकल आई है। यह वो जनता है जो अंतर्राष्ट्रीय कारणों को घरेलू मुद्दों से ज्यादा समझती है, इसलिए महंगाई को लेकर उसमें धीरज आ गया है। जब भी पेट्रोल महंगा होता है, जनता खुद को ग्लोबल लीडर समझने लगती है। पिछले 1 साल से भारत की जनता पेट्रोल के बढ़े हुए दाम दिए जा रही है। केरल के अखबार मनोरमा की वेबसाइट पर एक न्यूज आइटम है। इसके अनुसार जून 2020 में श्रीलंका में पेट्रोल भारतीय मुद्रा में 66 रुपए 21 पैसे लीटर था और तब भारत में 87 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा था। यह मुंबई की कीमत है जो सबसे ज्यादा रहती है। इस साल मार्च में श्रीलंका में पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो गया। भारतीय रुपए में 63 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जबकि भारत के मुंबई में पेट्रोल 109 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। श्रीलंका की मुद्रा का काफी अवमूल्यन हो चुका है। इसकी मुद्रा रूपी की क्रय शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी है। श्रीलंका में इस समय वहां की मुद्रा में सेब 1000 रुपये किलो है। लोगों के पास फल, दूध और अनाज खरीद कर खाने के लिए पैसे नहीं है। भारत भी श्रीलंका की काफी मदद कर रहा है। $1.5 अरब से अधिक की मदद दी जा चुकी है, दी जा रही है। रसोई गैस भारत में बहुत महंगी होती जा रही है। उज्ज्वला योजना के करीब 8 करोड़ हितग्राही हैं। 28 मार्च को राज्यसभा में सरकार ने बताया कि उज्ज्वला योजना में 2020-21 में 3 या उससे अधिक बार सिलेंडर भराने वालों की संख्या करीब 6 करोड़ थी। 66 लाख हितग्राही एक ही बार सिलेंडर भरा सके 2020-21 में। अप्रैल 21 से फरवरी 2022 के बीच एक बार सिलेंडर भराने वालों की संख्या डबल हो जाती है। 2020-21 के 66 लाख की तुलना में 2021-22 के 11 महीनों में 1 करोड़ 80 लाख लोग एक ही बार सिलेंडर भरा सके। 2020-21 में उज्ज्वला योजना के तहत 3 या उससे अधिक सिलेंडर भराने वालों की संख्या करीब 6 करोड़ थी, लेकिन 21-22 के 11 महीनों में घटकर 4.6 करोड़ हो गई है। जाहिर है महंगाई का असर जनता पर पड़ रहा है। सच यही है कि लाखों लोग सिलेंडर होते हुए भी लकड़ी बिनकर ला रहे हैं ताकि चूल्हा जलाकर खाना पका सकें। सच यह भी है कि भारत में श्रीलंका जैसी हालत नहीं है, न होगी। लेकिन मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखें तो श्रीलंका की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कुछ महीने पहले बुरहानपुर में बैंड बजाने वाले तुकाराम को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला, उज्ज्वला योजना में चूल्हा मिला, मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचे, खाना खाया, सुर्खियां बन गईं। लेकिन हकीकत में मध्य प्रदेश में कई महिलाओं ने उज्ज्वला योजना में मिले गैस सिलेंडर और चूल्हे को कोने में सरका दिया है और फिर से चूल्हा फूंक रही हैं। कीमतें बढ़ने से उज्ज्वला गैस के उपभोक्ताओं के लिए महंगी गैस पर रोटियां बनाना हैसियत से बाहर हो गया है। आलम यह है कि खरगोन जैसे जिले में महिलाएं खाना पकाने के लिए अब लकड़ियां बीनने निकल पड़ती हैं। देहात में कई घरों में सिलेंडर बंद हो चुके हैं। गृहिणियों की सांसों में धुआं, आंखों में जलन और आंसू की बेबसी लौट आई है। इन सब की वजह आए दिन बढ़ते गैस सिलेंडर के दाम हैं। गैस की टंकी महंगी भी गई, कहीं से भराड़ा, मजदूरी चलती नहीं, अब चूल्हा पर बनावा, अब काई करा, पैसा कहाँ से लावा, काम धंधो नहीं चली रही, 1000 रुपया में टंकी भरा। हर रोज भाव बढ़ते जा रहे हैं उसके, हर रोज ऐसा लगता नहीं है कि अब भाव कम होएगा उसका, गैस की टंकी का। तो आप किस तरीके से आप काम हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं। 700 हुए, 600 हुए, 800 हो गए, अब डायरेक्ट 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये बहुत बड़ी बात है। 1000 रुपया महीना मजदूरी भी चलती नहीं, तो फ्री मिले तो गरीब बनम कहाँ से बराड़ी सकत साहब, 1000 रुपये महीने कहाँ से लावा। लोग अपना परिवार पालेगी, 1000 की टंकी भरवाएं। गैस का सिलेंडर मुफ्त में जरूर मिला था, ये तो हर घर में मिला है लगभग, कोई कुछ लोग छूट भी गए हैं, लेकिन वो सिलेंडर मुफ्त में मिलने के बाद में उन्होंने उसको वसूली का जरिया बना लिया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो कंपनियां हैं वो कंपनियों का सेल्समैन बन गई है सरकार, और वो टंकियां बिकवा दी उसने। उसके बाद में किसी के खाते में सब्सिडी भी नहीं आई, और वो गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि जितने की गैस का सिलेंडर और वो चूल्हा नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे वसूल कर लिए हैं उन लोगों ने। हालांकि सूचना के अधिकार के तहत नीमच के रहने वाले चंद्रशेखर गौर को BPCL, HPCL ने जो आंकड़े भेजे हैं वो बताते हैं कि इस वित्त वर्ष में जनवरी तक BPCL से उज्ज्वला के हितग्राही 52,41,254 ग्राहकों ने सिर्फ एक दफे सिलेंडर रिफिल करवाया है, जबकि 22,31,496 ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने सिलेंडर रिफिल करवाया ही नहीं। जबकि HPCL के कुल 53,07,000 ग्राहकों ने एक बार सिलेंडर भरवाया है। 13,53,000 ग्राहक ऐसे थे जिन्होंने सिलेंडर रिफिल करवाया ही नहीं। तीसरी कंपनी इंडेन के जवाब का इंतजार है। आपको लगता होगा कि आपकी फिक्र से आपके हुक्मरान भी फिक्रमंद होंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई पर सूबे के मंत्रियों के जो अनूठे तर्क हैं वो एक बार फिर से सुन लीजिए। कोई आज की नई बात नहीं है कि पहली बार महंगाई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, इतनी छोटी मोटी थोड़ी बहुत महंगाई तो चलती रहती है, लेकिन उसका फायदा जनता को तो मिलना रहेगा। कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है, जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। ये एक केंद्र का विषय है और इसमें वैश्विक विषय भी आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही कोई हल निकलेगा और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज़ को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30,000 नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था, आज ज़्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। जी हाँ, पुरजोर विरोध किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बंगले के बाहर आए, 2 सिलेंडरों को माला पहनाई, 1.5 मिनट भाषण दिया और विरोध खत्म। सोचा था सरकार से महंगाई पर सवाल पूछेंगे, लेकिन मंत्री जी के तर्कों के बाद आपको लगता है कि सवाल की गुंजाइश है। सोचा था प्रतिपक्ष से सवाल पूछेंगे महंगाई पर, लेकिन 4-5 मिनट के भारी भरकम आंदोलन के बाद इस भीषण गर्मी में वो भी थक गए होंगे, सो उनसे भी क्या सवाल पूछें। सत्ता और प्रतिपक्ष की नूरा कुश्ती आपने देख ली, आप इस महंगाई में चूल्हा फूकें। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
जनता को लगता है कि महंगाई का विरोध करने का काम केवल विपक्ष का है। विपक्ष को लगता है कि विरोध तो करते हैं मगर जनता साथ नहीं देती। महंगाई को लेकर विपक्ष के प्रदर्शनों में उनके नेता कार्यकर्ता तो आते हैं मगर जनता नहीं आती, ना ही विपक्ष के प्रदर्शनों को दिखाया जाता है। इसीलिए बहुत आराम से जनता सरकार से पूछने के बजाय विपक्ष पर सवाल उठाती है कि वो प्रदर्शन नहीं कर रहा। उधर विपक्ष ने राज्यसभा में चर्चा का नोटिस दिया जिसे सभापति ने खारिज कर दिया। सदन के भीतर चर्चा नहीं हो रही और सड़क पर गर्मी भी काफी है। हिमांशु शेखर ने बीजेपी के सांसदों और एनडीए के नेताओं से बात की। देखिए, ये हम लोगों ने तो काफ़ी बार बोला हुआ है कि आप आइए सदन में चर्चा। सदन एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ सबकी बात सुनी जाती है और वेंकैया नायडू जी बार बार कह रहे थे कि भाई आप सुनिए, पर वो जानबूझ के खड़े होकर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और पेट्रोल डीजल की जो प्राइस बढ़ने की बात हो रही है, ये हमारे ये यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर बाद में थोड़े टाइम में ख़त्म भी हो जाएगा। जैसे नीचे आएगा ख़त्म हो जाएगा ये चीज़। लिहाजा सरकार से हमारा सुझाव भी है, आग्रह भी है, निवेदन भी है कि गरीबों के लिए प्रतिबद्धता तब और पारदर्शिता के साथ सामने आएगी अगर बढ़ाई हुई जो ये चीज़ें हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या रसोई गैस हो, इनकी कीमतों को घटाया जाए, इसको रोल बैक किया जाए और इन चीज़ों को, इन दामों को स्थिर भी किया जाए ताकि उनकी जो फिक्स्ड इकोनॉमी खराब हुई है कोरोना के समय, उससे राहत मिल सके। आपको एक और मजेदार किस्सा सुनाता हूं। भारत को विश्व गुरु बनाने की तैयारी किस लेवल पर चल रही है। मतलब ठीक है कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी की हालत खराब होने से माता पिता अपने बच्चों को पैसे से या स्कॉलरशिप से विदेशी यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए मजबूर हैं ताकि यहां से छुटकारा मिल जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें भारत के विश्व गुरु होने में संदेह है। बस वे विश्व गुरु होने तक अपने बच्चे के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। Michigan students are known to be smart, talented, and willing to work hard. And over the past 18 months, you have also shown perseverance and resilience. हमने ये वीडियो मिशिगन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ली। इससे पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी का बुनियादी ढांचा कितना शानदार है। लेकिन जिस भी भारतीय छात्र ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कॉलेज ऑफ लिटरेचर, साइंसेज एंड आर्ट्स में लाखों रुपए देकर एडमिशन लिया होगा, समझिए उसकी जेब कट गई। डीटीएफ का आरोप है, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट का आरोप है कि इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से काफी सारा हिस्सा उठाकर यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने यूजीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में डाल दिया है। जब वहां का कोर्स यहां आ ही रहा है तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या। जब भारत में आज की तरह कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तब 1817 में मिशिगन यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी थी। इस यूनिवर्सिटी से कई बड़े कलाकार और फुटबॉल के खिलाड़ी वहां निकले। यह यूनिवर्सिटी 200 साल से अधिक पुरानी है। इस दौरान यूनिवर्सिटी ने कितनी मेहनत से अपने कोर्स बनाए होंगे, नंबर सिस्टम विकसित किया होगा। उसी तरह 1885 में बनी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, इसकी वेबसाइट से भी कथित रूप से कुछ हिस्से उड़ा लिए गए हैं। इन दोनों यूनिवर्सिटी में अगर कोई भारतीय छात्र एडमिशन लेने गया है तो मेरी अपील है कि वापस इंडिया आ जाए। वहां वाला यहां लॉन्च होने जा रहा है। I welcome you to the Michigan family. Please always remember that we are all better because each and every one of you are here. यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर नए पाठ्यक्रम का ड्राफ्ट पेश किया है और जनता से फीडबैक मांगा है। फीडबैक 500 शब्दों में ही देने हैं। यूजीसी की वेबसाइट पर मौजूद ड्राफ्ट का नाम है करिकुलर फ्रेमवर्क एंड क्रेडिट सिस्टम फॉर द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इस पाठ्यक्रम को पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू किया जाना है। अब इसे बनाने वाली एक्सपर्ट कमेटी का नाम हमें वेबसाइट पर तो नहीं मिला। हम उन लोगों के नाम जानना चाहते थे जिनकी बनाई ड्राफ्ट रिपोर्ट पर नकल के आरोप लगे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने अपने अध्ययन में पाया है कि यूजीसी के इस ड्राफ्ट में कई पैराग्राफ ऐसे हैं जो अमेरिका की विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से हूबहू उड़ा लिए गए हैं और 1-2 शब्दों को बदलकर उन्हें पेश कर दिया गया है। उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की वेबसाइट पर लिखा है, जिसे अब मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। LSA seeks to instill an understanding and appreciation of all major areas of learning. Students are not expected to master all areas in detail, but they should develop a coherent view of essential concepts, structures,
and intellectual methods that typify these disciplines. अब देखिए यूजीसी की वेबसाइट पर क्या लिखा है. The courses relating to these areas of learning aim at instilling an understanding and an appreciation of all main areas of learning. Though students are not required to master all areas in detail, they are expected to develop a coherent view of essential concepts, structures, and intellectual methods that characterize each of these areas of learning. टाइपीफाई की जगह कैरेक्टराइज कर दिया गया है, एक्सपेक्टेड की जगह रिक्वायर्ड कर दिया गया है. इससे पता चलता है कि एक्सपर्ट कमेटी ने मेहनत भी की है और उनके सदस्यों को अंग्रेजी तो आती ही है, वरना दो शब्दों को बदलना आसान नहीं. हर कोई मेरी तरह अंग्रेजी और गणित में कमजोर नहीं होता. डू यू गेट माई पॉइंट? यूजीसी को खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन बातों पर सफाई दे देनी चाहिए थी, ताकि कौन एक्सपर्ट है उससे पर्दा उठ जाता और हम भी उनके फेसबुक और इंस्टा अकाउंट पर जाकर चेक कर लेते कि उनकी आध्यात्मिक और अकादमिक गुणवत्ता कैसी है. प्राइम टाइम के इस अंक को आप यूट्यूब में भी देखिए, तब आपको ठीक से अंदाजा होगा कि मिशिगन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से किस तरह से शब्दों को, पैराग्राफ को उठाकर यूजीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में समा दिया गया है. वैसे ये अच्छा भी हुआ है. अगर इसी तरह से कई 100 साल पुरानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को उठाकर भारतीय यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में चेप दिया जाए तो हम चंद घंटे में ही गली गली में हड़बड़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं. वैसे यूजीसी रिसर्च पेपर में चोरी की सामग्री इस्तेमाल करने को गलत मानती है. इसके लिए एक पूरा एक्ट है जिसका नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2018. इसके बाद भी एक्सपर्ट कमेटी ने ऐसा किया है तो गलत है. सारे एक्सपर्ट को आकर सफाई देनी चाहिए और जब भी सफाई देंगे हम उनका पक्ष चलाएंगे. हिंदू अखबार में इससे संबंधित रिपोर्ट छपी है जिसमें यूजीसी के सचिव रजनीश जैन का बयान है कि कुछ कमियां हो सकती हैं और यह चिंता की बात तो है. बस इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं. हमने नई शिक्षा नीति के दस्तावेज को पलटकर देखा कि वहां भारतीय शिक्षा और शिक्षा में भारतीयता के बारे में क्या कहा गया है. हिंदी में जो दस्तावेज है उसी का कुछ हिस्सा पढ़ने जा रहा हूं. इस हिंदी को आप आसानी से समझ सकते हैं. भारत की वहनीय लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इसे विश्वगुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी. प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है. ऐसा नहीं है कि नई शिक्षा नीति में बाहर के देशों से नए विचारों के ग्रहण पर प्रतिबंध है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नई नीति बनाते समय यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और एरिजोना की वेबसाइट से हम लोग माल उड़ा लें और यहां छाप दें और बताएं भी ना. अगर वहां से कुछ ले भी लिया है तो कम से कम उसका जिक्र रिपोर्ट में अपनी तरफ से ही कर देना चाहिए था कि यह पंक्ति या अवधारणा 200 साल पुरानी मिशिगन यूनिवर्सिटी से ली गई है. डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने ही अपने अध्ययन में इसे पकड़ा और उनकी राय में इससे भी बड़ा मामला यह है कि जो नया पाठ्यक्रम आ रहा है उसमें कई समस्याएं हैं. 17 मार्च को यूजीसी ने ड्राफ्ट 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो रूपरेखा है उसको ड्राफ्ट को दिया था और उसके लिए कहा था कि 4 अप्रैल तक आप फीडबैक दीजिए. तो जब हम अपना फीडबैक तैयार कर रहे थे तो हमने देखा कि कुछ सेंटेंसेस बाकी लिखे हुए तरीके से थोड़ा अलग हैं और तो उसको हमने जब गूगल सर्च करना शुरू किया तो हमें पता चला कि कुछ चीजें मिशिगन यूनिवर्सिटी से उठाई गई हैं, कुछ एरिजोना यूनिवर्सिटी से उठाई गई हैं. तो बेसिकली जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो ये है कि किस तरीके के कोर्सेज होंगे, कुछ इंट्रोडक्टरी कोर्सेज होंगे, कुछ कंपल्सरी कोर्सेज होंगे, ऐसे कोर्सेज क्यों होना चाहिए, इसी चीज को लिफ्ट किया गया है मिशिगन और एरिजोना यूनिवर्सिटी से. देखिए, हम तो ये बहुत समय से कह रहे हैं कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होना नहीं चाहिए. कमी ये है कि जैसे कहते हैं कि नकल में भी अकल चाहिए. अगर आप अपनी जमीनी हालातों से जोड़कर नहीं
लेकर आएंगे प्रोग्राम और आप कट एंड पेस्ट कर देंगे। आपने तो यूजीसी ने तो अपनी स्टडी में ये भी नहीं कहा कि हम मिशिगन यूनिवर्सिटी के करिकुलम को देख रहे हैं, फ्रेमवर्क को देख रहे हैं, वो क्यों बेहतर है, क्यों ऐसा लगता है कि इंडियन स्थितियों में वो बेहतर काम करेगा, या हम एरिजोना के कोर्स करिकुलम को देख रहे हैं और हमें क्यों लगता है कि वो बेहतर काम करेगा। तो बात तो ये है कि बेहतर काम कर नहीं सकता क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई चीज नहीं है। आज लगभग 1 करोड़ बच्चा जो है स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेता है और 3 साल में एक मुकम्मल डिग्री लेकर जॉब मार्केट को ज्वाइन करता है या हायर एकेडमिक्स के लिए जाता है। अब उसी माँ बाप के ऊपर हमने चौथे साल का खर्च डाल दिया और जिस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर चल रहा है देश में, मार्केट जो है 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को भी सोचेगा कि ये ड्रॉप आउट है, उसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा। इसी तरीके से जो मैं कह रही हूँ कि वो किन किन जगह से जमीनी चीजों से नहीं जुड़ा हुआ, जैसे कि 4 साल तो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, यूजीसी कह रहा है कि 4 साल का प्रोग्राम होगा, लेकिन जो पूरा बड़ा हुआ समय बल्कि उससे भी ज्यादा 1.5 साल 3 सेमेस्टर वो खर्च कर रहा है एकदम स्कूली जो कोर्सेज हैं उसके ऊपर। ये बिल्कुल ऐसे ल्यूक वार्म अजीब से कोर्सेज होंगे। एक कोर्स जो सारे लोग पढ़ पाए, इसका मतलब उसके अंदर डेप्थ नहीं होगा, वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड या कुछ फिलॉसफी पढ़ाई जाएगी उनके बीच उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर कोई डेप्थ नहीं होगा। तो बहुत बड़ा घाटा ये हो रहा है कि जब स्टूडेंट ने ये चॉइस कर लिया कि 10+2 में कि वो सिर्फ एक लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ेगा, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई और रीजनल भाषा हो, तो आज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में उसके ऊपर जबरदस्ती 2 लैंग्वेजेस थोपने का समझ नहीं आ रहा। इसी तरीके से जब 10+2 में हमारे देश में स्टूडेंट ने तय कर लिया कि मुझे साइंस करना है, मुझे कॉमर्स करना है, मुझे ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज करने हैं या ह्यूमैनिटीज प्लस सोशल साइंस करना है, तब आप जो यूजीसी फ्रेमवर्क ला रही है उसमें 3 सेमेस्टर खर्च कर रही है और कह रही है साइंस सबको पढ़ना होगा, सोशल साइंस के कोर्सेज सबको पढ़ने होंगे। तो ये कोर्सेज, एक तो ये कि इनका स्तर क्या होगा, तो स्तर की बात यह है कि जब 10वीं के बाद लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए और आज सबको साइंस परोसा जाएगा और सेम मॉड्यूल बनाया जाएगा सबके लिए, तो वो किस स्तर का होगा, वो 10वीं 11वीं के स्तर से नीचे चला जाएगा। तो आप माँ बाप का खर्चा बढ़ा रहे हैं एजुकेशन पे, लेकिन जो समय है, इंक्रीज्ड समय है, जो आपने एडिशनल 1 साल कह रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट लेंगे, उसके लिए आप जो स्टूडेंट का समय जो है वो आगे की पढ़ाई के लिए खर्च होता, वो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स पे हो रहा है जिनका स्तर 10वीं 11वीं का हो। इसी 2 अप्रैल को गुजरात के अखबार दिव्य भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी कि गुजरात के 11 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर यूजीसी के नियमों के अनुसार पद की पात्रता नहीं रखते। हम इसे सिर्फ एक सूचना के तौर पर यहां रख रहे हैं कि ऐसा छपा है। रिपोर्ट में बताए गए आधार के बारे में हमारी कोई राय नहीं है, लेकिन इसी गुजरात की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मामले का जिक्र कर सकते हैं, जिनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। इस विश्वविद्यालय की बुनियाद सरदार पटेल के जीवन काल में ही रखी गई थी। 4 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि जब इसके वाइस चांसलर शिरीष कुलकर्णी को 3 साल का सेवा विस्तार दिया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कहा कि उनकी नियुक्ति यूजीसी के नियमों के खिलाफ हुई है। वाइस चांसलर के खिलाफ याचिका दायर करने वाले गंभीरधन गढ़वी का आरोप था कि सर्च कमेटी ने सेवा शर्तों में बदलाव कर दिया ताकि कुलकर्णी की नियुक्ति इस पद पर हो जाए। कोर्ट का मानना था कि वाइस चांसलर बनने से पहले प्रोफेसर के तौर पर 10 साल पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, जो कि कुलकर्णी के पास नहीं है। यही नहीं, उनकी नियुक्ति यूजीसी के नियमों के अनुसार बनी हुई सर्च कमेटी से नहीं हुई, जो कि अनिवार्य है। कोर्ट ने लिखा है कि सर्च कमेटी में यूजीसी के चेयरपर्सन होते हैं या उनके द्वारा नामित व्यक्ति होता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि गुजरात सरकार ने वाइस चांसलर की नियुक्ति में यूजीसी के नियमों का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद गुजरात के 16 राज्य विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति तो इन्हीं नियमों के तहत हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि यूजीसी ने माननीय राज्यपाल से अनुरोध किया था कि गुजरात में सभी वाइस चांसलरों की नियुक्ति यूजीसी के तय नियमों के अनुसार होनी चाहिए। तो इस तरह से वाइस चांसलर नियुक्त किए जा रहे हैं और कोर्स बनाए जा रहे हैं। सरदार पटेल के नाम पर यूनिवर्सिटी है
और उसके वाइस चांसलर की नियुक्ति में नैतिकताओं की परवाह नहीं की जाती है? क्या इस यूनिवर्सिटी की कुर्सी पर बैठकर सरदार पटेल की मर्यादाओं का ख्याल नहीं आता होगा? इस यूनिवर्सिटी के लिए इलाके के किसानों ने 500 एकड़ जमीन दान में दे दी थी, इसलिए नहीं कि कोई सत्ता से हाथ मिलाकर बिना पात्रता के वाइस चांसलर बन जाए। शिरीष कुलकर्णी एक कार्यकाल वाइस चांसलर के तौर पर पूरा कर चुके थे। तब मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, इसलिए नियुक्ति रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन जब फिर से 3 साल का सेवा विस्तार दिया गया, तब याचिकाकर्ता ने इसे दोबारा से चुनौती दी और शिरीष कुलकर्णी की नियुक्ति रद्द कर दी गई। 22 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर देखिए। गुजरात विद्यापीठ का मामला भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के जैसा है। 25 नवंबर 2021 को यूजीसी की 554वीं बैठक होती है। तत्कालीन चेयरमैन प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह ने आदेश दिया कि गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर डॉक्टर खीमानी को तत्काल पद से हटा दिया जाए। लेकिन उसके 3 महीने बाद गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आता है कि 5 अप्रैल को नोटिस का जवाब आने तक वाइस चांसलर को हटाने के लिए सख्त कदम ना उठाए जाएं। यूजीसी ने अपनी कमेटी की जांच में पाया था कि डॉक्टर खीमानी की नियुक्ति में प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ है। कई सारी खामियां पाई गई हैं। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1920 में। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देश दुनिया की बाकी खबरें। रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े युद्ध अपराधों को यूक्रेन में अंजाम दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपने संबोधन में रूस पर ये आरोप लगाए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपने संगठनात्मक ढांचे में सुधार करे ताकि रूस जैसे देशों को वीटो की ताकत न मिले। उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर सकता तो अपने आप को भंग कर दे। उन्होंने कहा कि कल ही मैं कीव के करीब अपने शहर बूचा से लौटा हूं, जिसे हाल में रूसी सेना से आजाद कराया गया। उन्होंने कहा कि रूस की सेना ने बूचा में ऐसे आम लोगों को ढूंढ कर मारा जो यूक्रेन की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने महिलाओं को उनके घरों के बाहर गोलियां मार दी। यही नहीं, कई जगहों पर बच्चों, बूढ़ों समेत पूरे के पूरे परिवारों को मौत के घाट उतार दिया गया और फिर उनके शवों को जलाने की कोशिश की गई। उधर क्रेमलिन के प्रवक्ता ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये रूस की सेना को बदनाम करने की बड़ी साजिश है जो कामयाब नहीं होगी। बूचा में रूसी सेना के निकलने के बाद वहां सैकड़ों लोगों के मारे जाने के सबूत साफ हैं और कुछ जगहों पर सामूहिक कब्रगाह भी मिली है, जिनके बाद रूसी सेना की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। दुनिया के जाने माने उद्योगपति एलन मस्क और ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए हैं। ट्विटर के सीईओ ने आज इस बात का ऐलान किया। एक दिन पहले ही टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर खरीदे। इसके बाद वो ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने ऐलान किया कि वो एलन मस्क को अपने बोर्ड में शामिल करने को लेकर काफी उत्साहित हैं और उनके आने से बोर्ड और भी ज्यादा मजबूत होगा। इस पर एलन मस्क ने कहा कि वो पराग और ट्विटर के बोर्ड के साथ मिलकर आने वाले महीनों में ट्विटर में कई अहम सुधार करेंगे। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने संजय राउत, उनकी पत्नी और उनके एक सहयोगी प्रवीण राउत की 11 करोड़ की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें संजय राउत का अलीबाग का एक प्लॉट और मुंबई के दादर में एक फ्लैट भी शामिल है। 1034 करोड़ के पतरा चौल जमीन घोटाले के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई है। इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए संजय राउत ने सवाल किया कि क्या सरकार उन्हें विजय माल्या, नीरव मोदी या मेहुल चौकसी जैसा मानती है जो इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने इस बारे में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को भी जानकारी दे दी है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि उन पर महाराष्ट्र सरकार गिराने का दबाव डालने के बाद ये कार्रवाई की गई। राउत ने कहा कि जनवरी में बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मिलकर पाला बदलने का दबाव डाला था और चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। संजय राउत ने कहा कि मैं एक छोटे घर में रहता हूं, जो भी मेरे पास है मेरी गाढ़ी मेहनत से कमाया गया है। क्या जांच एजेंसी मानती है कि मेरे पास हवाला का पैसा है? मुझे किससे जोड़ा जा रहा है? वो मुझे डरा नहीं सकते, चाहे वो मेरी संपत्ति जब्त कर लें या मुझे जेल भेज दें।
दिल्ली की तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को मिलाकर एक करने के विधेयक को लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन संशोधन विधेयक के पास होने से उत्तर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दक्षिण दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पूर्वी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिलकर अब एक हो जाएंगे। राज्यसभा में इस विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह ने बोलते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के सौतेले व्यवहार की वजह से तीनों निगम ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। अमित शाह ने कहा कि 10 साल पहले जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था, वो लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए हैं और 3 हिस्सों में बांटने का अनुभव ठीक नहीं रहा है और लोगों को भी बेहतर सेवाएं नहीं दी जा सकी हैं। अमित शाह ने कहा कि तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की नीतियों में कोई एकरूपता नहीं थी और उनकी आर्थिक हालत में भी बहुत अंतर था। इसकी वजह से उन्हें आर्थिक रूप से अलग अलग चलाए रखना भी संभव नहीं था। सरकार की दलील है कि तीनों निगमों को मिला देने से अब नए निगम का काम बेहतर होगा, लागत भी घटेगी और पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। उधर विपक्ष ने इस विधेयक को संवैधानिक आधार पर असंगत बताते हुए इसका विरोध किया और कहा कि इसे पास करना एक प्रशासनिक और राजनीतिक गलती होगी। बदलती राजनीतिक चुनौतियों पर मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में विचार हुआ। कांग्रेस सांसदों को संबोधित करते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ये वक्त आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करने का है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए एकता सबसे जरूरी है और इसे सुनिश्चित करने के लिए वो हर कदम उठाने को तैयार हैं। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए जमीन पर संघर्ष जरूरी है और महंगाई के खिलाफ लड़ाई पूरे दम से लड़नी होगी। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में बंद काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटरों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कारोबारियों से रंगदारी मांगने में शामिल थे। इन्होंने मार्च में दिल्ली के मोहन गार्डन में रहने वाले कारोबारी से रंगदारी मांगी थी और फिर उसके पैर में गोली मार दी थी। इन अपराधियों को 3 अप्रैल को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल और 30 कारतूस भी बरामद किए हैं। पूछताछ में इन शूटरों ने माना कि वो काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही रंगदारी वसूलते थे। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।